हेलो फ्रेंड्स, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अभ्यास सीरीज में 33 नंबर प्रश्न का चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 33 नंबर प्रश्न आप जाकर के अगर 32 तक आपने नहीं देखा है तो पहले 32 तक देख लें, फिर 33वें नंबर पर स्टार्ट करेंगे। और ये गवर्नेंस का प्रश्न है। कल मैंने क्या किया था, पीपीटी में क्या है कि मैं गवर्नेंस का प्रश्न बनाने जा रहा था, लेकिन पीपीटी पे गवर्नेंस लिखा रहा और मैंने बना दिया आपदा प्रबंधन का प्रश्न, क्योंकि आपदा प्रबंधन का भी नोट किया था। तो मैंने सोचा कि पहले आप गवर्नेंस का कर दूं और फिर उसके बाद आपदा प्रबंधन का कर दूं, लेकिन बाद में याद आया कि नहीं, पहले गवर्नेंस का 25वां आखिरी प्रश्न है तो इसको पहले चर्चा कर देते हैं, इसके बाद ही गवर्नेंस की चर्चा कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 15 में हमने गवर्नेंस वहीं पर छोड़ दिया था, फिर उसके बाद आपदा प्रबंधन से आ गए थे डे 16 से। ठीक है, तो अब मैं डे 33 में फिर से गवर्नेंस स्टार्ट कर रहा हूं। तो गवर्नेंस जब पूरा समाप्त हो जाएगा फिर हम दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। तो अभी मैंने ये सोच लिया है कि जो टॉपिक एक, अगर मैं आपदा प्रबंधन उठाता हूं तो पूरा आपदा प्रबंधन खत्म करता हूं, जैसा कि मैंने किया। गवर्नेंस उठाऊंगा तो गवर्नेंस एक तरफ से पूरा समाप्त करूंगा उसका पीवाईक्यू, फिर इसी तरह से आईआर उठा लूंगा, या कोई भी आप सब्जेक्ट सजेस्ट करेंगे वैसे उठा लूंगा। तो ये 2017 का प्रश्न है गवर्नेंस का, इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1040 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हम 1040 के माध्यम से आपका पूरा जो है प्रैक्टिस कराएंगे, मतलब कि अभ्यास कराएंगे। ये अभ्यास सीरीज 1040 प्रश्न कराएंगे। ठीक है, और 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में मैं कराऊंगा, जिसमें आपका होल सिलेबस आपका रिवाइज होगा। इसमें मैं क्या होगा कि मैं जीएस का कुछ टॉपिक बता दूंगा कि आप ये जाकर पढ़िए, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, जैसा भी आप लोग, अभी मैंने 2 करा रहा हूं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आप वहां प्रैक्टिस करिए मेंस के, और उस जो टॉपिक आप जीएस में पढ़ेंगे उससे पीटी का भी प्रश्न सॉल्व करिए। ठीक, तो इस तरह से आप जो है प्रैक्टिस करोगे तो आपका आराम से प्रीलिम्स भी निकलेगा और मेंस भी निकलेगा और सिलेबस भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो सीधे हम चलते हैं। तो हमारी सर्वप्रथम रणनीति का हिस्सा क्या है, सिलेबस है। तो पहले हम सिलेबस देखेंगे। तो सिलेबस में आपका यहां पर क्या लिखा हुआ है, जीएस2 का आप सिलेबस देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है शासन व्यवस्था। ठीक, जो हम गवर्नेंस पढ़ेंगे। ठीक, संविधान, सॉरी, यहाँ शासन व्यवस्था का मतलब पॉलिटी। ठीक, संविधान, शासन प्रणाली, गवर्नेंस, सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय संबंध। ठीक, तो शुरू के 10 पॉइंट आपके पॉलिटी से और संविधान से हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन से हैं। ठीक है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से, ये भी कहीं ना कहीं पॉलिटी गवर्नेंस से भी टच होते हैं कुछ टॉपिक। ठीक है, तो 11, 12, 13, 14 ये आपके सोशल जस्टिस से हैं। ठीक है, डायरेक्ट कुछ बहुत पार्ट इसमें गवर्नेंस का हल्का फुल्का टच। देखिए, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि एक दूसरे से लिंक होते हैं, पूर्णतः आप विभाजित नहीं कर सकते। कुछ टॉपिक को तो आप हटा सकते हो, लेकिन सबको नहीं हटा सकते। 15, 16 सीधे गवर्नेंस से है। ठीक, फिर उसके 17, 18, 19, 20 ये आपके आईआर से, इंटरनेशनल रिलेशन से। ठीक है, तो यहां पर मैंने अलग से लिख दिया शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर्स, पारदर्शिता, जवाबदेही, संस्थागत एवं तथा अन्य उपाय। अब इनको जो है बहुत ध्यान से सिलेबस को पढ़ा करिए, इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि सिलेबस में पूछा क्या जा रहा है। ठीक, अब क्या है कि 16 नंबर टॉपिक है लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। अब ये क्वेश्चन मैंने कल के लिए लगा रखा है, 2017 में ही पूछा। प्रारंभिक तौर पर भारत में लोक सेवाएं देखा पूछा, तटस्थता, न्यूट्रलिटी, यहाँ पर लिखा हुआ है ये न्यूट्रलिटी और प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित की गई थी, जिनका वर्तमान संदर्भ में अभाव दिखाई देता है। पहले क्या, जब हमने सिविल सेवाओं का गठन किया तो हमने ये सोचकर किया कि ये जो सिविल सर्विसेज होगी ये तटस्थ होगी, हर दल के साथ, हर पार्टी के साथ तटस्थता का व्यवहार करेगी। लेकिन अब हम क्या देख पा रहे हैं कि कुछ सिविल सेवक जो है किसी पार्टी विशेष के या किसी विचारधारा में बह जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो मूल भावना थी उससे हम इतर होते चले जा रहे हैं, हट रहे हैं। ठीक, तो इसी में पूछा क्या आप इस मत से सहमत हैं। अब यहां से प्रश्न उठता है, ठीक है, कि सिविल सेवाओं, लोक सेवाओं में कड़े सुधारों की आवश्यकता है। अब ये सुधार आपको लिखने हैं। तो पहले तो आपको सिविल सेवाओं के बारे में यहाँ पर लिखना है, कल मैं इस पर चर्चा करूंगा। ठीक, तो यहाँ पर सिविल सेवाओं के बारे में चर्चा करते हुए, ठीक है, उसके बारे में वर्तमान संदर्भ से जोड़ते हुए इस प्रश्न को पूरा लिखना है। ठीक, डेट 34 का है, ये भी 2017 में पूछा गया है। ठीक, अब हम सीधे आज के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर पूछा है दबाव समूह। अब दबाव समूह यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि नहीं दिख रहा है, लेकिन हम दबाव समूह में शासन की पारदर्शिता को लेकर के, शासन कैसे चलता है, शासन व्यवस्था को लेकर के ही प्रश्न में आएंगे। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है शासन व्यवस्था, लेकिन यहाँ पर आप जब देखोगे 11 नंबर टॉपिक, तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है दिया हुआ है प्रभावक समूह। ठीक है, यहाँ पर 11 नंबर में कहीं पर लिखा हुआ है, यहीं पर सॉरी 6 नंबर टॉपिक पर, 6 नंबर टॉपिक, यहाँ 6 नंबर टॉपिक पे आपका लिखा हुआ है ये प्रभावक समूह। ये पॉलिटी से भी होता है लिंक और गवर्नेंस से भी होता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट गवर्नेंस दिया हुआ है तो हमको इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है शासन व्यवस्था, इन्होंने गवर्नेंस में ये सवाल पूछ लिए। ठीक, अब हमको करना क्या है, इसको लिखना कैसे है। तो पहले भारतीय राजनीति में प्रक्रम मतलब प्रक्रिया, आप किसी प्रश्न को जब भी सॉल्व करना हो तो पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। जब आप प्रश्न को समझ जाएंगे तो उत्तर लिखना उतना ही सरल हो जाता है। ठीक है,
तो आपको सिंपल क्या कह रहे हैं, जो भारतीय राजनीति है, राजनीतिक प्रक्रिया है, जो प्रोसेस जो चलता है राजनीति में, जो कार्य होते हैं, जैसे कानून बनाना, कानून का निर्माण हो जाता है, फिर कानून को लागू करना होता है, तो ये पूरी प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया को दबाव समूह किस प्रकार प्रभावित करते हैं। मान लो कोई सरकार कानून लेकर आई, लेकिन जनता ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, तो उसके जनताओं के प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ दबाव समूह बनाए जाते हैं। ये दबाव समूह सरकार पर प्रेशर डालते हैं कि ये जो है, इसीलिए इसका नाम ही प्रेशर ग्रुप है। ये सरकार पर प्रेशर डालते हैं कि ये कानून हमारे लिए सही नहीं है। जैसे कृषि कानून जो आया, तो सरकार के हिसाब से सरकार को लग रहा था कि ये सही कानून है, ये किसानों की उन्नति करेगा, किसानों की आय को बढ़ाएगा, जो एनडीए सरकार का लक्ष्य भी था, किसानों की आमदनी दुगनी करना। लेकिन ये क्या हुआ कि जो किसान थे उनको लग रहा था कि ये सही नहीं है। तो किसान के कुछ दल जो अनौपचारिक संगठन थे, कुछ औपचारिक, जैसे भारतीय किसान यूनियन तो औपचारिक हो गया, लेकिन कुछ अनौपचारिक भी थे, उन्होंने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया, और विरोध करके जो है इस कानून को वापस सरकार को लेना पड़ा। तो ये सरकार को अब यही पूछ रहा है, क्योंकि काफी ये 10-15 सालों से काफी एक्टिव है ये। तो ये कह रहे हैं कि दबाव समूह किस प्रकार प्रभावित करते हैं। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि हाल के वर्षों में अनौपचारिक, आप देखिए दबाव समूह भी दो प्रकार के होते हैं, मैंने पहले भी दबाव समूह को बताया है। यहाँ पर दबाव समूह जो है दो प्रकार के होते हैं, एक आपके औपचारिक होते हैं, ठीक है, एक आपके अनौपचारिक होते हैं। शॉर्ट में लिख दिए अनौपचारिक, ठीक। अब औपचारिक में क्या होता है, ये रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे कि आपकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, CII जो भारतीय उद्योग संघ हो गया, फिक्की हो गया, SHOM हो गया। ये क्या है कि ये जो है, ये क्या हो गया, ये रजिस्टर्ड है, औपचारिक है, ठीक है। और कुछ अनौपचारिक होते हैं। अनौपचारिक में जैसे कि कुछ वर्तमान संदर्भ में देखा, किसान यूनियन, मतलब किसान को लेकर के भारतीय किसान यूनियन, तो इसमें आएगा औपचारिक में, क्योंकि रजिस्टर्ड है, ठीक है। और औपचारिक में जैसे कि कोई मतलब ऐसे संगठन बन गए, जैसे मीटू कैंपेन आ गया। मीटू कैंपेन बीच में चला था 2018-19 के 20 के आसपास। फिर भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई कानून बनाना है, तो उसके विरुद्ध जो है एक संगठन बना लिया गया, उसका नेतृत्व तो कोई कर रहा होता है, तो उसको जो है अनौपचारिक संगठन का रूप दे देते हैं। यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो इसमें बोला क्या इस मत से सहमत है, आपसे सहमति मांग रहा है, ठीक है। हाल के वर्षों में अनौपचारिक दबाव समूह औपचारिक दबाव समूह की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली हुए हैं, ये बताना है। तो आप देख ही रहे हो कि ये जो है इनके पास क्या होता है, अनौपचारिक संघ जो है ये सोशल मीडिया वगैरह से अपनी मतलब ज्यादा प्रभाविता दिखाई देती है इनकी सोशल मीडिया में। तो सोशल मीडिया से ये लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं, और जनता तक, हर व्यक्ति के पास, आज जान ही रहे हो कि फेसबुक, इंस्टा, ये सब है, तो इन माध्यमों से ज्यादा यूट्यूब के माध्यम से सूचनाएं पहुंचाने का काम करते हैं। इससे जन आक्रोश भी उड़ता है, ठीक। तो यहाँ पर हम प्रश्न पढ़ ही चुके थे, प्रश्न को फिर से आप पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पर इंट्रो में मैंने ये जो कि फ्रेमिंग है, मैंने पहले जो है मैं अलग करके देता था, लेकिन मैं अब कॉपी पे कर देता हूँ, क्योंकि आपको ये कॉपी भी PDF के रूप में पेपर से पहले मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम से ज्यादा लोग जुड़िए, तो उससे क्या होगा कि वहां पर मैं इसको भेज दूंगा, तो आप लोग इसको पढ़ भी सकते हो, सेव करके रख सकते हो या निकलवा भी सकते हो। बस 2000 क्वेश्चनों को मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, बस आपको मेंस के समय इनको निकाल कर पढ़ लेना है। बाकी कोई एक टेस्ट सीरीज जो मैं बताऊंगा, या आप अपने स्तर से जो अच्छी लगे वो ज्वाइन कर लीजिए, आपका मेंस निकल जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। 2000 प्रश्न मान रहे हो कितने होते हैं, 2000 बहुत होते हैं। 2040 प्रश्न कराऊंगा मैं, 1040 प्रश्न UPSC के और 1000 प्रश्न प्रैक्टिस सीरीज में, ठीक है। और आप देखते हो कि 10-10 हजार रुपए ले करके आपसे जो है केवल 2 प्रश्न डेली कराए जाते हैं। तो 365 दिन भी अगर कराएंगे, वैसे तो 6 महीने, साल 7 महीने कराते हैं, लेकिन 365 में तो लगभग 700 प्रश्न आपके बनेंगे, ठीक है। और यहाँ मैं कितने प्रश्न करा रहा हूँ, 2040 प्रश्न कराऊंगा, वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं। तो आप इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हो, ठीक। चलिए खैर अलग चीज है। तो यहाँ पर दबाव समूह के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देनी है, या कोई डाटा उठा सकते हो कि भारत में कितने दबाव समूह है, या कोई वर्तमान में चर्चा चल रही है उससे उठा सकते हो, ठीक है। तो इनके देखिए जो GS3 और GS2 जो सब मतलब की GS2 जो है, GS2 के जो प्रश्न है, इनको जो है आप कोई रिपोर्ट से, कोई डाटा से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर दबाव समूह की परिभाषा अगर देना चाहो तो दे दो, नहीं तो वर्तमान संदर्भ में कि भारत में लगभग जो है इतने संख्या में दबाव समूह हैं, ठीक है। ऐसा कुछ अगर डाटा आपके पास हो तो लिख सकते हो, या किसी प्रमाणिक डाटा हो, फिर उसके साथ साथ या तो फिर कोई वर्तमान संदर्भ में कि वर्तमान संदर्भ में इस दबाव समूह के द्वारा ये कानून बनाया गया, तो उससे उठा सकते हो। फिर आप मेन बॉडी में आइए। मेन बॉडी में आपको क्या लिखना है, भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया में को दबाव समूह किस प्रकार प्रभावित करता है, ठीक। तो इसमें जो है तुलना कर देनी है, थोड़ा सा इसको भूमिका में भी लिख सकते हो, भूमिका में भी, मैंने तो भूमिका में इसको लिख के लपेट दिया, क्योंकि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इसके बारे में, किसके बारे में ज्यादा लिखना है। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको अनौपचारिक दबाव समूह की तुलना में अनौपचारिक दबाव समूह औपचारिक दबाव समूह की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली, तो इसके बारे में, अनौपचारिक दबाव समूह के बारे में ज्यादा बोल रहा है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये केवल आपको बस एक चर्चा करनी है पहली लाइन की, और उसके बाद जो है फिर दूसरा और तीसरी लाइन को अच्छे से विस्तार में लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा, फिर हमने तुलना कर दी औपचारिक और अनौपचारिक।
भारतीय उद्योग संघ जैसे आगे ये भारतीय श्रम संघ, फिक्की, एसोचैम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये औपचारिक रजिस्टर्ड होते हैं सरकार के उसमें, ठीक है। और अनौपचारिक रजिस्टर्ड नहीं होते, जैसे मीटू कैंपेन चला था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत का जो है अभियान चला था, ये सब सोशल मीडिया में चलते हैं, ठीक है। फिर छोटा सा निष्कर्ष दे देना है इनकी चर्चा करते हुए। आप देखते हो इन कानूनों, मीटू कैंपेन के द्वारा जो है कानून, सरकार को कानून बनाना, भ्रष्टाचार के विरुद्ध चला तो भ्रष्टाचार कानून बनाना, निर्भया कांड को लेकर के आंदोलन चलाते, ये सोशल मीडिया पर ज्यादा हावी होते, सरकार को इससे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, सरकार इस पे भी कानून बना लेगी। हेट स्पीच को लेकर के सरकार को कानून बनाना पड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। तो इस प्रश्न को मैंने कैसे लिखा है, देखिए यहां तक आपने फ्रेमिंग देख ली तो आप जा सकते हो, लेकिन आपको अगर थोड़ा और देखना है, जो बिगनर बच्चे हैं उनको मेरे हिसाब से पूरा देखना चाहिए, ठीक है। तो मैं इस प्रश्न को जो है लिखता हूं, कैसे लिखा मैंने, भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूह वे संगठन या समूह होते हैं जो सरकार की नीतियों, निर्णयों और कानूनों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। भारत में यह समूह औपचारिक जैसे उद्योग संघ, ट्रेड यूनियन, और अनौपचारिक जैसे सामाजिक आंदोलन, मीडिया, नागरिक समाज, दोनों इस रूप में सक्रिय है, ठीक। फिर औपचारिक और अनौपचारिक दबाव समूह की तुलना कर देनी, ठीक। औपचारिक दबाव समूह, इसमें देखिए औपचारिक के बारे में बहुत ज्यादा नहीं लिखना, अनौपचारिक के बारे में थोड़ा ज्यादा लिखना, क्योंकि यही जो है चर्चा में ज्यादा चल रहा है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, औपचारिक दबाव समूह, औपचारिक दबाव समूह पंजीकृत संस्थाएं होती हैं, ठीक, जैसे भारतीय श्रमिक संघ तथा भारतीय उद्योग संघ, CII आदि। ये समूह औपचारिक सरकार के सामने संगठित ढंग से अपने हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। हाल के वर्षों में अनौपचारिक दबाव समूह की भूमिका अधिक प्रभावशाली हुई है। इससे सोशल मीडिया अभियान, जन आंदोलन, इसमें जो है सोशल मीडिया अभियान, जन आंदोलन, NGO तथा ऑनलाइन सक्रियता प्रमुख है। इनके निम्न उदाहरण है, मैंने यहाँ पर उदाहरण डाल दिए, जैसे भारत किसान आंदोलन 2020 का आपने देखा, नीतिगत निर्णयों, यहाँ निर्णयों लिखा हुआ है, निर्णयों पर प्रभाव डाला, राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ और सोशल मीडिया अभियान चला, मतलब सोशल मीडिया अभियान के द्वारा विरोध किया गया, सरकार को अंततः क्या करना पड़ा, कानून बनाना पड़ा, कानून को वापस लेना पड़ा, ठीक। फिर इसके बाद निर्भया कांड 2012 में हुआ, तो उसके पहले जो कानून थे महिलाओं को मजबूत करने के लिए, महिलाओं को जो है सशक्त करने के लिए, ठीक है, महिलाओं को, लेकिन वो उतने हावी नहीं हुए, क्योंकि आप घटना देखने, इतना अगर कानून सख्त होता तो फिर ऐसे कांड कैसे होते। तो ये कांड हुआ, तो इसके बाद जो है जनमत निर्माण में योगदान दिया, और सोशल मीडिया, मतलब निर्भया केस जब हुआ तो इसके बाद ये जो आंदोलन चला तो इससे क्या हुआ, जनमत निर्माण हुआ और में योगदान दिया। सोशल मीडिया, सिविल सोसाइटी तथा जन आंदोलन के दबाव में सरकार को महिला सुरक्षा कानून में त्वरित बदलाव करना पड़ा, त्वरित बदलाव हुआ, नए तरीके से कानून, निर्भया वगैरह कानून, निर्भया कांड के बाद और कानून जो है सख्त हुआ, ठीक। फिर मणिपुर हिंसा, वर्तमान मुद्दा देख सकते हो, हेट स्पीच जैसे मुद्दे में मीडिया, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग साइट तथा जन आंदोलन की सक्रियता से सरकार और न्यायपालिका को जवाबदेह बनाया, सरकार इस पे भी ध्यान देगी। फिर NGO, मतलब ये सब क्या होता है, ये सब चलता रहता है। आप देखते हो मणिपुर आंदोलन हुआ, पूरा सोशल मीडिया भी देखिए जो है कोई ना कोई घटना होती रहती है, तो ये सब चलता रहता है। अभी जो है सोनम वांगचुक को लेकर के जो आंदोलन हो रहा है, इनको भी ध्यान से देखा करिए, ठीक है, कि क्या हो रहा है, क्या इन्होंने सुधार करने की क्या मांग करी थी, ठीक है। तो इससे यूपीएससी जैसे कोई यूपीएससी प्रश्न ऐसे नहीं बना देता, जो कंट्रोडिक्शन वाले प्रश्न होते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन मुद्दे चलते हैं, उन पर ज्यादा प्रश्न बनाता है कि आपकी सलाह लेने के लिए कि आप क्या ऐसा चाहते हो, ठीक है। तो NGO, PRS, लेजिस्लेटिव रिसर्च और पत्रकारिता संस्थाओं ने सरकारी नीतियों, विधेयकों, बजट विश्लेषण को सार्वजनिक कर सूचना और पारदर्शिता बढ़ाने में भूमिका देखी। ये सब NGO जो होते हैं, जैसे PRS, लेजिस्लेटिव रिसर्च है, ये सब क्या होता है कि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं। तो जनता को लगता है कि ये सरकार की नीति सही नहीं है, तो जनता उसका विरोध करने लगती है, और जब विरोध करेगी तो उस पर कानून बनेगा, ठीक। इन बिंदुओं से स्पष्ट होता है, मतलब विरोध करेगी तो क्या होगा, विरोध करेगी तो सरकार को उस पर बदलाव करना पड़ेगा, ठीक। तो अब मैंने छोटा सा निष्कर्ष लिखिए, निष्कर्ष इन बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया में अनौपचारिक दबाव समूह की भूमिका हाल के वर्षों में औपचारिक समूहों की तुलना में अधिक शक्तिशाली और सशक्त रही है। इन समूहों ने लोकतंत्र में सहभागिता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बल मिला तथा सरकार की जनहित संबंधी फैसले लेने को प्रेरित किया, ठीक। तो ऐसे ही आपको लिखना है। ये लगभग 150 का प्रश्न था, मैंने लगभग 200 में लिख के दिया है, इसलिए क्योंकि कंटेंट आपको पास न ज्यादा रहे न कम रहे, ठीक, लिमिटेड रहे। जैसे 150 का है तो 200 का दे दिया, तो आराम से आप 150 में लिख सकते हो, बस इसको बार बार रिवीजन करना है, ठीक। क्योंकि हर साल आप देख रहे हो कि क्वेश्चन दबाव समूह के मैंने 3-4 क्वेश्चन करा दिए, अगर आपने देखा होगा तो रिवीजन करते रहोगे तो इसी तरह के प्रश्न फिर बनेंगे, और करंट अफेयर पढ़ते रहिए, इन्हीं से ही आपका यूपीएससी निकल जाएगा, ठीक। फिर आपको कल के लिए ये प्रश्न पॉज करके इसको पढ़िए, कल आप प्रैक्टिस करके मुझे देना, कल मैं इसको जो है फिर से अभ्यास कराऊंगा। तो यहीं तक रखते दोस्तों, धन्यवाद।